हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 29 मार्च का हिंदू एनालिसिस देखेंगे। हिंदू न्यूज़पेपर और एडिटोरियल दोनों को हम कवर करेंगे इसमें। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लास्ट तक देखें वीडियो को, और जो जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको आप अपने कॉपी में या नोटबुक में उसको जरूर नोट डाउन कर ले। तो पहला जो आपका न्यूज़ है, कोविन अपग्रेडेड 1 करोड़ कैन रजिस्टर फॉर जैब डेली। तो ये जो कोविन ऐप है गवर्नमेंट का, जो कोविन सॉफ्टवेयर है, इसको अपग्रेड कर दिया गया है। अभी जो आपने देखा हुआ न्यूज में थोड़ा दिन पहले, 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि 45 ईयर्स से ऊपर जो भी लोग हैं वो वैक्सीनेट करा सकेंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। पहले कोमोर्बिडिटी का रिस्ट्रिक्शन था, तो इसलिए जो है कोविड ऐप को भी रैंप अप किया गया, अपग्रेड किया गया है। और ये 50 लाख डेली पर्सन को वैक्सीनेशन रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें बेसिकली 4 लेवल है जो ये कोविन ऐप है। पहला है आपका ओपन फॉर पब्लिक, जो रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। दूसरा वेरिफिकेशन लेवल है। तीसरा प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, जो हॉस्पिटल यूज करते हैं गिविंग द वैक्सीन। और चौथा है सर्टिफिकेट जनरेशन। तो ये 4 काम बेसिकली कोविन ऐप करता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें कि क्या क्या काम बेसिकली कोविन ऐप में होता है। और अगर आपने देखा हो लाइव तो अच्छी बात है। तो 100% गवर्नमेंट रन सिस्टम है। तो अभी इसमें बेसिकली सेकंड अपॉइंटमेंट, सेकंड डोज के लिए जो शेड्यूल, ऑटोमेटिक शेड्यूल नहीं होगा। आपको अपने खुद ही पेशेंट को उसको शेड्यूल करना पड़ेगा बेस्ड ऑन देयर रिकमेंडेशन। जो रिकमेंडेटरी गैप है 6 से 8 वीक का, उसके बेसिस पे आप उसको फिर से ऑटोमेटिकली रिशेड्यूल कर सकते हैं। तो कोविन ऐप है क्या, इसका फुल फॉर्म बेसिकली मैंने प्रीवियस आर्टिकल में एनालिसिस में डिस्कस किया है, प्रीवियस वीडियो में। उसका मैं लिंक यहाँ पे आपको दे दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप जरूर देखें। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है, सेंटर मोल्स यूनिक आईडी फॉर ऑल प्लॉट्स ऑफ लैंड बाय मार्च 2022। तो 2022 मार्च तक में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि वो हर प्लॉट, जितने भी लैंड प्लॉट्स है, उसको एक यूनिक आईडी देगी। जैसे कि आधार है हर पर्सन का, तो 14 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है हर प्लॉट ऑफ लैंड को दिया जाएगा 1 साल के अंदर अंदर में। ये प्रोग्राम जो है आपका यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम, ये स्कीम है जिसके अंदर ये काम होना है, ULPIN। तो ये जो सब्सिक्वेंटली जो है, इससे और क्या होगा, इंटीग्रेट किया जाएगा लैंड रिकॉर्ड्स को विथ रिवेन्यू कोड रिकॉर्ड्स। तो रिवेन्यू कोड जो होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, और बैंक रिकॉर्ड के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि इससे और भी फायदे, इसको मैं आगे बताऊंगा क्या क्या इसका स्कीम का फायदा है। जस्ट लाइक आधार फॉर लैंड हो गया, जैसे आधार फॉर ह्यूमन बीइंग है अभी आधार नंबर, वो आधार फॉर लैंड हो जाएगा। उसके बाद वॉलंटरी बेसिस पर आप आधार नंबर भी इंटीग्रेट करा सकेंगे, बैंक रिकॉर्ड भी इंटीग्रेट कर सकेंगे। जिसका लैंड है वो वॉलंटरी बेसिस पर इंटीग्रेट करा, अपना नंबर दे सकेगा, सीड कर सकेगा। ये जो स्कीम है बेसिकली 10 स्टेट्स में इस साल लॉन्च होगा, लॉन्च दिस ईयर, इंटरनिशिएट दिस ईयर, एंड विल बी रोल आउट अक्रॉस द कंट्री बाय मार्च 2022। 2022 तक हर स्टेट में, पूरे देश में लॉन्च हो जाएगा। अभी 10 स्टेट में लॉन्च किया गया इसको। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, किसी लैंड का जो आप आइडेंटिटी दीजिएगा, तो वो बेसिकली लैटलॉन्ग के बेसिस पे होगा, एंड डिपेंडेंट ऑन डिटेल सर्वे एंड जियो फेंस्ड कैडेस्ट्रल मैप। तो मैप जो, ये भी एक स्कीम है गवर्नमेंट का, मैं आगे बताऊंगा इसको। उसके उसके साथ ही उसी का एक पार्ट है ये यूएल पिन स्कीम। तो उसमें जो है सर्वे भी है, आपका लैंड सर्वेज है, मैप्स है बनाना, जियो मैप्स बनाना उसमें है। ये सारा कुछ उसमें उस स्कीम में है। वो स्कीम है आपकी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, DILRMP, जो कि 2008 में स्टार्ट हुआ था। तो एक ही इस पे बहुत सारा काम नहीं हो पाया, बहुत बार है ना, इसको टाइम इसका एक्सटेंड किया गया, जो अचीवमेंट टाइम था, बेसिकली डेडलाइन जो था। तो बट द डिपार्टमेंट प्रपोज फर्दर एक्सटेंशन टू 2023-24। तो इसको फिर से एक्सटेंड करके 23-24 का फाइनेंशियल इन्होंने रखा है टारगेट, कि इस तक हम अचीव कर पाएंगे। उसके अलावा जो ये हमने देखा स्कीम्स इसके अंदर गवर्नमेंट ने किया है, तो ये जो स्कीम है डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन स्कीम, इसके बारे में आप थोड़ा जान ले अगर आपको एग्जाम में आता है या प्रीलिम्स में आता है। तो ये 2008 में बेसिकली स्टार्ट हुआ था। ये 2 स्कीम्स उस समय चल रही थी, जिसको मर्ज करके ये स्कीम, नया स्कीम बनाया गया था। पहला था कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, CLR, और दूसरा था स्ट्रेंथनिंग एंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो ये जो 2 स्कीम्स थी, इसको मर्ज करके, थोड़ा मॉडिफाई करके ये नई स्कीम को स्टार्ट की गई थी। ये स्कीम जो है बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है, डिपार्टमेंट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये स्कीम आता है। तो वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट है।
कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जो लैंड रिकॉर्ड्स ऑलरेडी है जो पेपर फॉर्म में है उसको कंप्यूटराइज किया जाएगा आइडेंटिफिकेशन दे करके। सर्वे, रीसर्वे, सर्वे ऑलरेडी हो गया तो फिर से सर्वे होगा, और कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये सारा कुछ इसके अंदर में बेसिकली डिजिटल प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है, डिजिटाइज करना सर्वे रिकॉर्ड्स को। इससे बेनिफिट्स क्या होगी लोगों को? तो जैसा कि अभी लैंड रिकॉर्ड क्या है, स्कैटर्ड है, आपका पेन एंड पेपर में, पेपर फॉर्मेट में कहीं कहीं पर रखा गया है। इससे क्या, फ्री एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड, तो ऐसे आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा, फ्रीली आप जो है अपना रिकॉर्ड ले सकते हैं। तो इंटरफेरेंस जो होता है, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ता है आपको लैंड रिकॉर्ड निकालने के लिए बहुत बार, तो वो आपका इंटरफेरेंस जो है, वो इंटरफेस जो है वो घट जाएगा, आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड निकाल पाएंगे। इसके अलावा ई लिंकेज टू क्रेडिट फैसिलिटी, आप मान लीजिए उसको दिखा करके क्रेडिट ले सकते हैं लैंड को ई लिंक करके। मार्केट वैल्यू इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगा डेटा वेबसाइट से। सर्टिफिकेट जो है लैंड रिकॉर्ड डेटा का सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है, जैसे कि लैंड बेस्ड डेटा, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो उसका आप लैंड रिकॉर्ड दिखा करके, ऑनलाइन दिखा करके सर्टिफिकेट आसानी से ले सकते हैं, जल्दी ले सकते हैं। कास्ट रिकॉर्ड, कास्ट डेट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया। कंक्लूसिव टाइटलिंग जो है आपका, ये भी इससे क्या होगा, लिटिगेशन जो बहुत होता है कि न कोर्ट में बहुत आप देखते हैं कि पेंडिंग रहता है केसेस की, न भाई किसके फेवर में लैंड है क्या है, तो उन सब चीज़ों से ये जो ऑनलाइन होने से वो सब चीज़ें कम हो जाएगी, लिटिगेशन कम हो जाएगा। तो ये सब बेनिफिट्स है जो स्कीम का आप लिख सकते हैं। ये लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन स्कीम, या किसी भी आप अगर कहें डिजिटल इंडिया स्कीम्स के लिए या ऑनलाइन स्कीम्स के लिए आप ये लिख सकते हैं कि इंटरफेरेंस, एक तो इंटरफेस कम हो जाएगा सिटीजन और गवर्नमेंट का, उसके अलावा और जो आपका ई लिंक, आपको वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन, तो सारे स्कीम्स रिलेटेड स्कीम से उसमें ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो ये है उसका बेसिकली एक पिक्चर है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। इसके अंदर से हमने देखा मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड हो गया, मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, कंप्यूटराइज किया जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो हमने देखा अभी, 14 डिजिट का पिन दिया जाएगा। मैप्स, डिजिटल मैप्स होंगे, कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड्स होगा और कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स। तो ये सारा कुछ स्कीम के अंदर में एक कंपोनेंट है जो कि धीरे धीरे गवर्नमेंट अचीव करेगी। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है हैप्पीनेस करिकुलम हेल्प स्टूडेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। दिल्ली गवर्नमेंट में ऑलरेडी 2000 आई थिंक 18 से समथिंग ये जो है ये हैप्पीनेस करिकुलम चल रहा है। तो इसका अभी यहाँ के डिप्टी जो सीएम, उन्होंने एक हार्वर्ड सोशल एंटरप्राइज कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कैसे ये अच्छा रहा लॉकडाउन के समय में स्टूडेंट्स को, उसके उनकी फैमिली को काफी हेल्प हुआ इस करिकुलम से। तो हेल्प देम टू अप्लाई लाइफ स्किल टू डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो वो जो लॉकडाउन स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो था, जो उससे डील करने में उनको काफी मदद मिली, बच्चों को जो उन्होंने स्किल सिखाया था इस करिकुलम के अंतर्गत, उससे वो फैमिली को डील करने में, उस चीज को, लॉकडाउन को डील करने में मदद मिली काफी। स्पेशली मेंटल हेल्थ को लेकर के उन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ को साउंड रखने के लिए ये काफी अच्छा है ये करिकुलम, और बाकी बेसिकली मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि सही रखने के लिए बेसिकली ऐसी करिकुलम की जरूरत है हमें। तो ये हैप्पीनेस करिकुलम है क्या दिल्ली का, अगर हम बात करें स्पेशली, तो सारे जगह में बहुत स्टेट्स और भी इसको अपना रहे हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है ये। टू प्रमोट डेवलपमेंट इन कॉग्निशन, लैंग्वेज, लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड आर्ट्स अलोंग विथ एड्रेसिंग द वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली इसमें क्या देखता है कि वेल बीइंग और स्टूडेंट का हैप्पीनेस जो है वो सही रहे, अलोंग विद अदर जो आप डेवलपमेंट करते हैं, उसका लैंग्वेज का बढ़ावा देना, लिटरेसी, उसमें न्यूमरेसी सब, और वेलबींग जो स्टूडेंट का मेजर फोकस रहता है कि वेलबींग और हैप्पीनेस जो स्टूडेंट में रहे। इसमें बेसिकली कोई एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट नहीं कराना है, इवेल्युएशन जो होगा कोई एग्जामिनेशन बेसिस पे नहीं होगा, ना ही कोई मार्क्स अवार्ड होगा, बेसिकली क्वालिटेटिव होगा। मतलब आपने क्या प्रोसेस अपनाया किसी चीज को अचीव करने में, अगर आपको कोई टास्क दिया गया तो आपने किस तरह से आप उस टास्क को आपने किया, वो प्रोसेस को देखा जाएगा, उस बेसिस पर, क्वालिटेटिव बेसिस पर असेसमेंट किया जाएगा। ये जो करिकुलम है अभी क्लास नर्सरी से 8 स्टैंडर्ड तक है, 3 ग्रुप में बेसिकली इसको बांटा गया है। 3 ग्रुप में ये जो स्टैंडर्ड्स, ये क्लासेज हैं, इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उनको वहाँ पे करिकुलम का अलग अलग उनका करिकुलम है। तो ये क्लास 8 नर्सरी से 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हमने देखा भी न्यूज में भी, कि सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस आपका डेवलप करने के लिए बच्चों में, इनकलकेटिव कल्केटिंग स्किल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंक्वायरी। तो आप क्रिटिकल थिंकिंग जो बच्चे कर सके, इंक्वायरी, कुछ सब्जेक्ट पूछ सके, जान सके, उसमें वो क्वेश्चनिंग पावर उसमें आ सके बच्चों में। इनेबलिंग लर्नर्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो कम्युनिकेशन स्किल, आप कम्युनिकेशन जो आपका इफेक्टिव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और अच्छे तरीके से बच्चे कम्युनिकेट कर पाए, अपनी बातें रख पाए, दूसरे की बातों को सुन पाए, उसका आंसर कर पाए। हेल्पिंग लर्नर्स टू अप्लाई लाइफ स्किल्स।
तो लाइफ स्किल जो आपका है उसको अप्लाई कर सके आप, ताकि वो स्ट्रेसफुल या कन्फ्लिक्टिव सिचुएशन अगर आपका सामने आता है तो उससे आप डील कर सकें। तो जो लॉकडाउन में जैसे इन्होंने कहा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको हेल्प करेगा। तो ये बेसिकली फायदा है हैप्पीनेस करिकुलम का। इसको आप बेसिकली जो एजुकेशन के रिलेटेड अगर क्वेश्चंस भी आते हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, अगर कुछ अब क्या कुछ चेंजेज आप कर सकते हैं तो उसमें आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। हैप्पीनेस करिकुलम एक उसमें चेंजेस किया जा सकता है अभी के समय में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल पहला जो आपका वेइंग इन ऑन सागा ऑफ वैक्सीन, तो ये बेसिकली कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आपका एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है उसके ऊपर उन्होंने बेसिकली डिटेल बताया कि कैसे वो स्टार्ट हुआ, उन्होंने फिर क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आई, जो डेटा को लेकर के उसे कुछ कहीं पे कुछ निगेटिव रिपोर्ट्स भी आए, जैसे अभी अभी हम देख रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग का रिपोर्ट कुछ कुछ है। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने बताया। बेसिकली लास्ट में उन्होंने कहा है कि वैक्सीन हैज द पोटेंशियल बट इफ दिस सागा, ये जो सागा हमने देखा कि कहीं कहीं पे कुछ डेटा गलत हो रहा है, कहीं पे कुछ निगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो अगर इफ सागा कंटिन्यू हाईलाइट्स एनीथिंग, इससे क्या पता चलता है कि क्लिनिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन मैटर्स एज मच एज साइंस। तो साइंस के साथ ही साथ ये सारी चीजें भी मैटर करती है किसी वैक्सीन के डेवलपमेंट में। क्लिनिकल रिसर्च आपने कैसे किया, डेटा उसको कैसे लेके आए आप, डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक्स जो हुआ आपका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से यहाँ हुआ वो भी, ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी कितनी है आपके डेटा में, आपने क्या कितने लोगों को सिंगल डोज, यहाँ पे से बहुत बार हुआ कि बहुत लोगों को सिंगल डोज ही दिया गया ट्रायल में, उसको डबल डोज दिया गया, गैप्स जो थे दो डोजेस के बीच में वो अलग अलग थे। तो ये सारा कुछ आपको कम्युनिकेशन जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी, जो कि ये शायद कहीं पे चूक हो गई। तो ये सब सारी चीज़ें बेसिकली किसी वैक्सीन के डेवलपमेंट में सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है साइंस के साथ साथ। यही बेसिकली उन्होंने कहा, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं इस आर्टिकल को। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है एंड एंटीडोट टू इस्लामोफोबिया विद इन एंड बियॉन्ड। तो ये बेसिकली उन्होंने बताया राइटर ने कि है ना इस्लामोफोबिया जो एक तरह से है, जो इस्लाम के अगेंस्ट में के जो व्यू जो है, मुस्लिम हैट्रेड, एंटी मुस्लिम हैट्रेड जो है, इसको कैसे आप डील कर सकते हैं, इसको कैसे डील किया जाना चाहिए, तो इसका कारण क्या है ये भी उन्होंने बताया है। पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, बेसिकली इस्लामोफोबिया का डिफिनेशन कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से क्या है, कुछ बुक्स भी इसके ऊपर आए हैं। बेसिकली कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहता है कि अनरीजनेबल डिसलाइक और फियर ऑफ एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट मुस्लिम और इस्लाम, इसे कहा जाता है इस्लामोफोबिया। तो वेस्ट का फियर है रहा है बेसिकली इस्लाम के अगेंस्ट जो है, वो बेसिकली एवरीथिंग टू डू विद कल्चरल फ्रिक्शन, पॉलिटिकल राइवलरी। तो पॉलिटिकल राइवलरी से ज़्यादा मोटिवेटेड है अदर देन इस्लाम से रिलेटेड। इंडिया के केस में अगर हम देखें तो है ना, पहले भी है ना कुछ राइटर्स ने इसके अगेंस्ट में कहा है कि जैसे आनंद मंथ में बंकिम चटर्जी ने बताया, लाला लाजपत राय के बारे में बताया, भाई परमानंद के बारे में बताया, सस्पेक्ट्स द मुस्लिम्स, मुस्लिम को उन्होंने सस्पेक्ट किया था, सही नहीं है। बी आर अम्बेडकर को का भी उन्होंने किताब के बारे में बात की है, जिन्होंने ही वांटेड द हिंदू टू कंसीड जिन्नास डिमांड फॉर सेपरेट मुस्लिम स्टेट। इसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू जो है जिन्ना का डिमांड था सेपरेट मुस्लिम स्टेट का, उसे मान लेना चाहिए, क्योंकि विदाउट पाकिस्तान इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम पॉपुलेशन होगा, 65 मिलियन होगा उस समय, जबकि आफ्टर क्रिएशन 20 मिलियन पॉपुलेशन ही रहेंगे मुस्लिम्स के, thus greatly reducing proportion of Muslim to Hindu seats in central and provincial legislature। तो ये सब बेसिकली उनका बी आर अम्बेडकर का भी था, एक इन्होंने बुक का बताया है। इट इज दिस अनफाउंडेड फियर ऑफ मुस्लिम नंबर्स दैट रिफ्लेक्टिंग। तो यही जो मुस्लिम नंबर का जो फियर है कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा हमसे, हिंदू पॉपुलेशन से, इसी के कारण जो है लव जिहाद, हम जैसे कानून जो हम देख रहे हैं काफ़ी स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट किए हैं इसको, टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग हिंदू पॉपुलेशन एंड टू स्टॉप द राइज ऑफ नॉन हिंदू पॉपुलेशन। तो ये दो कारण, ये जो कारण है, इसके कारण लव जिहाद मतलब मुस्लिम नंबर का जो फियर है एक तरह से, उसके अगेंस्ट में लव जिहाद कानून काफी स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट किए हैं। अब इन्होंने तो बताया ये चीज, उसके बाद उन्होंने बताया कि क्या कारण है, रीजन क्या है। मेन कारण ये है, मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स जो हैं, मुस्लिम क्लेरिक्स जो हैं, वहाँ लीडर्स जो हैं, हैव डन नथिंग टू इनकरेज द कम्युनिटी, यानी मुस्लिम कम्युनिटी, टू विन द ट्रस्ट ऑफ अदर्स पीपल, अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो इन्होंने बेसिकली जो ज़्यादा कारण बताया, सबसे मेजर कारण, वो वहाँ के रिलीजियस लीडर्स जो हैं, मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स, उनको जिम्मेदार ठहराया इसके लिए कि वो उन्होंने बेसिकली इनकरेज नहीं किया कम्युनिटी को कि आप जो है ट्रस्ट दूसरे जो धर्म के जो लोग हैं उनके साथ समन्वय के साथ बैठे, जैसे ट्रस्ट बढ़ाएं, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। तो मुस्लिम क्लर्गी का जो कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कैसे उन्होंने उनका जो
व्यू है उसके कारण मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में एक अलग जो एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिया बढ़ा है। तो जैसे उन्होंने बताया कि इलीगल डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद जो था, उन्होंने मुस्लिम क्लेरिक ने कहा कंडेमनम एक्ट ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ये उन्होंने उस समय बाबरी मस्जिद के समय में कहा। लेकिन अभी जो हमने देखा हिंदू टेम्पल एक तो तोड़ दिया गया था, जला दिया गया था पाकिस्तान में, उस पे वो बेसिकली इस्लाम मुस्लिम क्लर्की या मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स ने कुछ नहीं कहा। बेसिक उसको भी उन्होंने कंडेम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके अलावा जब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि इसको फिर से बनाने के लिए, इसको भी किसी मुस्लिम रिलीजियस अथॉरिटी ने या लीडर्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको बेसिकली वेलकम नहीं किया। इसके बाद जाकिर नायक का इन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया एक तरह से। तो ये सारा कुछ जो है क्रिटिकल हिपोक्रेसी, मतलब कि आप कहीं पे एक मुस्लिम, यहाँ पे बाबरी मस्जिद में आपने कहा स्टेटमेंट दिया, उसको कंडेम किया, लेकिन सेम चीज जब दूसरे रिलीजियस टेम्पल के साथ हुआ तो आपने उसको कंडेम नहीं किया। तो ये जो हिपोक्रेसी है, आप कहीं पे कुछ और व्यू आपका, कहीं पे कुछ और व्यू है एक ही चीज के ऊपर में, तो वो गलत है। तो ये उनसे कहा कि लॉ है, ड्रैकोनियन लॉ है मुस्लिम कंट्री में, जैसे कि ब्लास्फेमी का, अपोस्टेसी का, इसको उन्होंने कंडेम, इस पे बेसिकली इनका कोई व्यू नहीं है, इसको ये नहीं हटाते हैं। लेकिन उसके अलावा इस्लामिकली बेसलेस कंसेप्ट ऑफ गजवा अल हिंद, वार अगेंस्ट हिंदू इंडिया, ये भी जो बेसलेस कंसेप्ट है इसको बेसिकली ये फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीजें के कारण जो इस्लामोफोबिया बढ़ा है, जो लोगों का जो भय है अगेंस्ट इस्लाम या इस्लाम कम्युनिटी के अगेंस्ट, वो ज्यादा बढ़ा है। ये जो सस्पिशन का क्लाइमेट है, हैज टू ओवरकम, इसको अगर हटाना है, इसका सबसे मेथड, ये कैसे हम इसको कम कर सकते हैं इस्लामोफोबिया को, तो इंडियन उलेमा जो रिलीजियस लीडर्स है मस्ट इम्पैथेटिकली डिक्लेयर द कंसेप्ट ऑफ गजवा अल हिंद टू बी अन इस्लामिक। तो इनको डिक्लेयर करना चाहिए जो कंसेप्ट है गजवा अल हिंद, वार अगेंस्ट इंडिया, ये अन इस्लामिक, इस्लामिक कंसेप्ट नहीं है, ये ऐसे ही कहीं से लाया गया है। अपार्ट फ्रॉम क्लेरिफाइंग दैट इंडिया इज नॉट द रूल हर एडॉब ऑफ वार, तो और इसके अलावा इंडिया जो है वार का जगह नहीं, बेसिकली ये सब बेसिकली इनको क्लेरिफाई करना चाहिए मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स को, ताकि लोग जो है मुस्लिम कम्युनिटी जो उसको माने, और वो जो हैट्रेड है हिंदू और मुस्लिम के बीच में वो कम हो सके। उसके अलावा ये जो लॉज है ऑल्सो गॉट टू बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैपिटल क्राइम्स, इसको भी, ऐसे लॉ को भी कानून से हटा देना चाहिए कैपिटल क्राइम से। तो मतलब कि जो मेन जो इन्होंने इनका कहना है कैसे हम इसको हटा सकते हैं, इस्लामोफोबिया कम कर सकते हैं, तो रेडिकल रीथिंक ऑफ मुस्लिम आइडियोलॉजी, तो मुस्लिम आइडियोलॉजी जो उसको रेडिकली हमें कि उसके ऊपर फिर से थिंक करना है रेडिकली, मतलब उसका क्या कारण है, उसके पीछे का कारण देखते हुए हमको उसको फिर से देखना होगा। मदरसा सिस्टम जो आउटडेटेड हो चुका है उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है हमें। तो ये सब चीजें बेसिकली रिवैम्पिंग द मदरसा करिकुलम टू हार्मोनाइज इट विद द प्लुरलिस्टिक टीचिंग ऑफ इस्लाम, तो वहाँ पे प्लुरलिस्टिक टीचिंग ऑफ इस्लाम हमको देना है, ये नहीं नैरो थिंकिंग नहीं हमें बढ़ाना है, बल्कि प्लुरलिस्टिक जो थिंकिंग है वो हमें उनको देना चाहिए मदरसा में, ताकि लोग जो है एक रेडिकल थिंकिंग कर पाए, एक ब्रॉडर व्यू रख पाए मुस्लिम कम्युनिटी, और उनके वो जो है हिंदू के साथ या अदर रिलीजन के साथ में अच्छे से एग्जिस्ट कर पाए। इसको आप बेसिकली कास्ट ना जो हेट्रेड है, कम्युनलिज्म है, उसमें आप इस सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं, कैसे ये सॉल्यूशंस इस्लामोफोबिया जो है इसको आप कैसे कम कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशंस जो है बेसिकली आप इसको सजेशंस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ओपोसिटी रूल, ये भी एडिटोरियल है आपका। इसमें बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाने से मना कर दिया था इशुएंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो इसको इन्होंने अनकन्विंसिंग बताया है जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। बेसिकली इनका जो कहना था, राइटर का जो कहना है कि जो इसमें जो प्रॉब्लम है वो ब्लैक मनी का सिर्फ नहीं है, बल्कि जो क्रक्स ऑफ इशू है एनोनिमिटी जो दिया गया है कॉर्पोरेट डोनर्स को, कि वो आपको बताना नहीं है कि किसने किसको डोनेट किया, कितना डोनेट किया, ये एनोनिमस रखा गया है। और सीलिंग कोई भी नहीं है, पहले 7.5% सीलिंग था, आप उतना ही अपना प्रॉफिट का जो है आप 7.5% दे सकते थे पहले कंपनियां, अब ये इसको हटा दिया गया है, जिसके कारण क्या होगा, सेल कंपनियां भी जो है बेसिकली बना के आप जो डोनेशन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो इससे प्रॉब्लम जो है, जो राइटर ने कहा है, वो राइट टू नो ऑफ वोटर्स, ये हैम्पर हो रहा है। तो राइट टू नो जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने जजमेंट में कहा कि ये एक राइट है वोटर्स का, कि वो सारी कुछ नॉलेज उनके पास होना चाहिए वोटिंग के पहले, उनके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, वो चीजें जो है इस इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं मिल रही है, राइट टू नो ऑफ वोटर जो है पूरा फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली राइटर का कहना है कि इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। उसके अलावा जो
कंट्रीब्यूशन और पॉलिसी लिंकिंग मेकिंग का जो लिंक है कि अगर आप ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करें तो obvious सी बात है आप पॉलिसी में चेंजेस कर सकते हैं। कॉर्पोरेट जो है डोनेट करके पॉलिसी जो है अपने फेवर में लाता है, करता है। गवर्नमेंट पॉलिसी, सेल कंपनियां, जैसे हमने कहा सेल कंपनी क्रिएट करके आप बैंक अकाउंट यूज करके आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली हो जाता है। इन चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया जिसको कि सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे मेरा डिटेल में एनालिसिस है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, उसके साथ क्या क्या इश्यूज है, उसका मैं लिंक यहाँ पे आपको दे दूंगा। यहाँ पे आप जाकर लिंक में देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा जिसके जाके आप क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है द नीडलेस रिसरेक्शन ऑफ ब्यूरीड इशू। ये बेसिकली जो है अभी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991, इसको फिर से बेसिकली मार्च 12 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसको इशू को उठाया है एक पिटिशन के केस में। सेंट्रल गवर्नमेंट से उसमें अपना जवाब मांगा है। उस पिटिशन में बेसिकली कुछ सेक्शंस को चैलेंज किया गया था इस एक्ट के। तो इसमें राइटर ने कहा कि ये सही नहीं है। बेसिकली ऑलरेडी जो है जजमेंट इसमें ये एक्ट जो है पूरी तरह से सही है। ऑलरेडी इसमें जो राम जन्मभूमि का जो केस था उसको ऑलरेडी जस्टिफाई किया जा चुका है इसमें। तो ये एक्ट बेसिकली क्या है मोटा मोटी बता दूं, इसका डिटेल भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो में कवर किया था जिसको आप देख सकते हैं, यहाँ लिंक रहेगा। तो प्रियम्बल एक्ट जो क्या कहता है कि एक्ट जो है बेसिकली प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और एंड टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एक्सिस्टेड ऑन द 15th डे ऑफ अगस्त 1947। यानी हमारे इंडिपेंडेंस के समय में कोई भी रिलीजियस प्लेस या रिलीजियस वर्शिप प्लेस जो था वो जिस करेक्टर का था, मतलब वहाँ पे अगर हिंदू गॉड्स पूजे जाते थे, मुस्लिम था, सिख था, क्रिश्चियन था, तो वैसा ही करेक्टर रहेगा। उसको कन्वर्ट आप नहीं कर सकते, मतलब उसको हटा करके आप एक दूसरे रिलीजियस टेम्पल या जो भी कुछ स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते हैं। ये इस एक्ट में कहा गया था, 1981 में ये एक्ट लाया गया था। तो जो भी इंडिपेंडेंस के समय में जो इस किसी प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर था किसी भी एक इंस्टीट्यूशन का, वो वही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप चेंज करेंगे तो उसके अगेंस्ट में एक कोर्ट में पिटिशन, कोर्ट में आप जा सकते हैं, उसके चैलेंज किया जा सकता है उसको। इसमें बस बेसिकली राम जन्मभूमि जो मस्जिद केस था उसको एजेंट किया गया था क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग था, तो उसके ऊपर बेसिकली बाद में जजमेंट भी आ गया लास्ट टू लास्ट ईयर। तो इसको छोड़ करके बाकी सारे जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप है उसके अंदर ये उसको कवर करता था। तो यही बेसिकली कहा गया कि ये सेक्युलरिज्म के लिए बहुत ही जरूरी था एक्ट कि सेक्युलरिज्म जो हमारा आर्टिकल है आपका आर्टिकल 25-26 के लिए ये उसको प्रिजर्व करता है। तो स्टेट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इक्वलिटी ऑफ ऑल फेथ इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू। ये ड्यूटी देता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, स्टेट्स के ऊपर दायित्व है कि वो सारे जो फेथ जो है, इक्वलिटी ऑफ फेथ जो है वो प्रिजर्व करें। ये इस एक्ट से आता है। इस एक्ट के बारे में एक मैंने वीडियो भी है जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका टैकलिंग द पीरियड टैबू। ये बेसिकली जो गुजरात में अभी एक इशू हुआ था फरवरी 2020 में कि वहां पे एलिजिबली फोर्स ओवर 60 गर्ल्स टू रिमूव देयर अंडरगारमेंट टू चेक इफ देयर मेंस्ट्रुएटिंग। तो ये जो है इसको लेकर के यहाँ पे एक्ट बताया कि जो मेंस्ट्रुअल जो स्टिग्मा है उसको कैसे है ना वो सही नहीं है। ये स्टिग्मा अटैच टू मेंस्ट्रुएशन एंड रिस्ट्रिक्शंस इन द प्राइवेट एंड पब्लिक स्फीयर। तो ये जैसे कि आप पब्लिक स्फीयर में मेंस्ट्रुअल पीरियड में आप नहीं जा सकते हैं, तो ये जो स्टिग्मा है इसको दूर करने की जरूरत है। इसका जो बेसिकली रूट है वो नोशन ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन जो हमारा बेसिकली हिस्टोरिकल वेदाज हम देखें तो उससे ये आता है आपका। और प्रीवियस एक जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में इसको भी इसको इसके ऊपर जजमेंट अपना दिया था, साबरीमाला केस जो हम जानते हैं 2018 में। उसमें कोर्ट ने कहा था, जज ने कहा था कि एनी सोशल प्रैक्टिसेस विद एक्सक्लूड वीमेन फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ, कोई भी प्रैक्टिस या मेंस्ट्रुएशन का प्रैक्टिस ही हो जो वीमेन को पब्लिक लाइफ से एक्सक्लूड करती है एज ए रिजल्ट ऑफ देयर मेंस्ट्रुएशन इज डिस्क्रिमिनेटरी। तो डिस्क्रिमिनेटरी है ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर सेक्स। तो ये सही नहीं, डिस्क्रिमिनेटरी है, सेक्स के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज इट इज ड्रॉन फ्रॉम द नोशन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन बीइंग इम्प्योर। तो ये जो नोशन है जो ये कहाँ से आता है कि ये मेंस्ट्रुएटिंग में आप नहीं जा सकते हैं टेम्पल में, तो ये आता है नोशन, ये आइडिया आता है बेसिकली इम्प्योरिटी का, नोशन ऑफ प्योरिटी इन पॉल्यूशन का, कि उस समय जो वीमेन है वो इम्प्योर रहती है। तो ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी है, सेक्स बेसिस आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ये इन्होंने कहा था इस केस में। तो ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग सच प्रैक्टिस दैट डिफरेंस इज दस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं जो कि आर्टिकल 14 में अलाउ नहीं है हमारे। वीमेन आर ट्रीटेड डिफरेंटली बिकॉज
और हम जो डिफरेंटली ऐसे अलग वाइज ट्रीट करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम तो डिफरेंट वीमेन को डिफरेंट ट्रीट करते हैं बहुत बार, वो बेसिकली उसके डिस्टिंक्ट फिजियोलॉजिकल फीचर्स के लिए देन मैन, बट आर नेवर दिलेस इक्वल टू वीमेन मैन। तो मेन से वो इक्वल है अदरवाइज, लेकिन वो जो फिजियोलॉजिकल जो फीचर्स है जो अलग है, मैन में अलग है, कुछ वीमेन अलग है, उसके कारण वो डिस्टिंक्टिव है। अदरवाइज जो है दे आर इक्वल टू मैन। तो इस चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेट करना वो गलत है, वो सेक्स के बेसिस आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं एक तरह से। इट इज ऑनरेडियस एक्सरसाइज ऑफ पावर टू, इसके लिए बताया इन्होंने, ये जो केस हुआ था, टू प्रिवेंट, ये जो बेसिकली एक्सरसाइज ऑफ पावर है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम लीडिंग अ डिग्निफाइड लाइफ। ये उसको वुमेन को प्रिवेंट करता है कि आप डिग्निफाइड लाइफ जी सके पब्लिक पीरियड के समय में। एक्सरसाइज इन्वेजन ऑफ बायोलॉजिकल फीचर दैट मेक्स देम वीमेन, तो ये इनको वीमेन बनाता है, तो इसको बेसिकली आप इन्वेट कर रहे हैं, वो सही नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस भी लिया था सुओ मोटो ऑफ इंसिडेंट। द कोर्ट एम्फसाइज ऑन द नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएटेड बाय सच प्रैक्टिस। इससे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है वुमेन का इमोशनल बेसिस पे भी, मेंटल पे, लाइफ स्टाइल पे एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है, जो कि गलत है। इसी पे बताया कि जो रेस्ट्रिक्शंस है इनको सही नहीं है एक तरह से। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल तृणमूल एक्यूजेस ईसी ऑफ बायस, ये बेसिकली जो है तृणमूल कांग्रेस, जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है उस पर लेकर के एक ना जो इलेक्शन कमीशन ने अभी रूल चेंज किया है पोलिंग एजेंट्स को लेकर के। 2009 में जो एक रूल था आपका कि पोलिंग एजेंट्स हु आर अपॉइंटेड बाय द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट अपॉइंट करते पोलिंग एजेंट को, वो इलेक्टर्स होंगे उस पोलिंग स्टेशन में या फिर नेबरिंग पोलिंग स्टेशन में, सेम कंस्टिट्यूएंसी में, तब उन्हीं को आप पोलिंग एजेंट्स अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन इसको अभी इलेक्शन कमीशन ने अमेंड कर दिया टू अलाउ एन इलेक्टर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी टू बी अपॉइंटेड। तो उस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कहीं भी से वो आ सकता है, जरूरत नहीं कि उसी पोलिंग स्टेशन का हो या नेबरिंग पोलिंग स्टेशन का हो। तो ये बेसिकली इन्होंने तृणमूल कांग्रेस ने एलिगेशन लगाया कि बीजेपी के कहने पर बेसिकली डायरेक्शन पे हुआ है, जो कि सही रूल नहीं है। पोलिंग एजेंट होता क्या है बेसिकली, ये आप जानने की आपको जरूरत है। तो ये जो कैंडिडेट जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी मान लीजिए एक है या एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, तो उसमें कैंडिडेट के पास पॉसिबल है कि वो हर पोलिंग बूथ पे जाकर के प्रेजेंट रहे और देख सके कि वहां पे वोटिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि ये कैंडिडेट के लिए पॉसिबल नहीं हर जगह पे जाना। तो इसके लिए क्या होता है, इससे बचने के लिए कानून जो है उनको अलाउ करता है कि आप अपना एक एजेंट, मतलब अपना पर्सन जो है वहां पर बूथ पे अपॉइंट कर सकते हैं। पोलिंग एजेंट जिसे कहा जाता है, टू वो जो उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेगा हर पोलिंग स्टेशन पे, टू वॉच दे हर इंटरेस्ट, ही जो हर इंटरेस्ट जो है उनका कैंडिडेट का इंटरेस्ट कहीं हैम्पर नहीं हो रहा। इसका बेसिकली काम क्या है कि देखना कि ईवीएम और वीवीपैट जो है मशीन जो वो ऑर्डर में है कि नहीं है, डिटेक्टिंग इन प्रिवेंटिंग इम्पर्सोनेशन वोटर, जो वोटर्स मान लीजिए आ रहे हैं उनको कोई बगला तो नहीं रहा है, कोई धमका तो नहीं रहा है, और हेल्पिंग टू सिक्योर एंड सील ईवीएम एंड वीवीपैट इलेक्शन रिकॉर्ड्स आफ्टर पोलिंग ओवर। तो पोलिंग होने के बाद उन रिकॉर्ड्स को बेसिकली सील किया उनके सामने होता है, दिखाया जाता है कि आप देखिए हमने सील कर दिया इसको ठीक से। पोलिंग एजेंट कौन नहीं हो सकता है, जो लोग गवर्नमेंट पोजीशन रखे हुए हैं, गवर्नमेंट पोजीशंस में है, कुछ गवर्नमेंट जॉब में है, और जिनको सिक्योरिटी कवर मिला है स्टेट के स्पेंस पे, जो स्टेट उसको सिक्योरिटी कवर दे रही है इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, वो पोलिंग एजेंट्स नहीं हो सकते हैं। बाकी जो है हमने देखा कि उस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का वो वोटर होना चाहिए इस तरह से। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है 27 माइग्रेटरी बर्ड्स फाउंड डेड एट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल। तो हिमाचल में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया, यहाँ पे कुछ 27 माइग्रेटरी बर्ड्स देखा गया है कि वो डेड हो गए, लेकिन फियर अभी जो लग रहा है उनको कि बेसिकली इन्फ्लुएंजा के कारण H5N1 और H5N8 के कारण बेसिकली ये हो सकता है। इसकी भी जांच चल रही है, अभी इस पर रिजल्ट नहीं आया है। तो ये जो डैम है बेसिकली सेंचुरी, इस लोकेशन क्या है ये मैं आपको बता दूं। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ये इसका फॉर्मेशन अगर हम देखें तो 1975 में ये बिल्ट हुआ था, ब्यास रिवर पे ये इसको बनाया गया था। इसको महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर भी कहते हैं। इंटायर रिजर्वायर को इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया 1983 में, और 1994 में गवर्नमेंट इसको वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया। और अभी जो ये रामसर साइट है, नवंबर 2022 से ये रामसर साइट इसको डिक्लेयर किया गया। बेसिकली लेक को वेटलैंड, जो रामसर बेसिकली क्या है, वेटलैंड को देखता है, वेटलैंड का कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन। यहाँ बहुत सारी माइग्रेटरी स्पेसीज आती हैं बर्ड्स का हर साल ऑल ओवर द वर्ल्ड से, जैसे हिंदू कुश, हिमालय एंड आल्सो एज फार एज फ्रॉम साइबेरिया से भी यहाँ पे बर्ड्स है यहाँ पे आती है। ये इसका लोकेशन है आपका हिमाचल प्रदेश में, आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये। यहाँ पे आपका पौंग डैम जो है ये यहाँ पे लोकेटेड है। इसके अलावा सामने आप देख सकते हैं बागड़ा नंगल डैम यहाँ पर है आपका,
स्पनोट डैम जो यहाँ पर आपका पड़ता है, ये ब्यास रिवर पे बनाया हुआ है। इसको आप मैप लोकेशन याद रखिए और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका लोकेशन और इम्पोर्टेंस क्या है उसको भी आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू एनालिसिस, होप आपको अच्छा लगा। जरूर इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप इस वीडियो का पीडीएफ जो है आप मेरे सोशल मीडिया चैनल पे, टेलीग्राम पे ले सकते हैं, फेसबुक पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।